आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसके अंदर हम एक एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि एटम बेसिकली क्या होता है और उसके अंदर क्या होता है। तो ये आप चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में एटम की डिस्कवरी को बताया गया कि जिस एटम को आज हम पढ़ रहे हैं वो डिस्कवर कैसे हुआ। तो एक शॉर्ट सा रिव्यू इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ। 40 BC के अंदर जो है साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है एटम का एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक आइडिया दिया था कि एटम भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद कोई ऐसी कोई ख़ास डिस्कवरी या कोई चीज़ें नहीं हुई। फिर 1802 के अंदर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर एटम्स के बारे में चीज़ें बताई गई और उसके बारे में बताया गया कि एटम क्या है। उसके ऊपर एक पूरी थ्योरी दी जो कि आगे हम पढ़ेंगे। फिर अब ये आ गई एक एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद अब जैसे हम पढ़ते हैं कि एक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो फिर क्या हुआ कि फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई 1886 के अंदर सबसे पहले। उसके बाद 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और फिर 1911 जो कि बहुत ही करीब का वक्त है, जिसके अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। उसके बाद 1913 के अंदर एक आइडिया आया एनर्जी लेवल फॉर द इलेक्ट्रॉन, यानी शेल्स की बात हुई। जो इलेक्ट्रॉन जिन शेल्स में मौजूद होते हैं उनकी बात हुई। और उसके बाद 1932 में आपके पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो बताई गई कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी या न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है। तो इस तरीके से ये एक चार्ट है जिस चार्ट के अंदर एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिफ़ाइन किया हुआ है। अब हम ज़रा अगर एटम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पढ़ें तो ये एक एटम है। ठीक है, इस एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, तो जो बाहर है ये पूरा सर्कल ये एक एटम है और एटम के सेंटर में यानी मिड में न्यूक्लियस मौजूद होता है। और जो न्यूक्लियस आपका है उस न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ये जो वर्ड है सब एटॉमिक पार्टिकल, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पूरा एक एटम का है। एटम के सेंटर में यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और इसके अराउंड जो ये हिस्सा है यानी जो न्यूक्लियस के बाहर का ये जितना हिस्सा रह जाता है इसके अंदर आपके पास क्या होता है? इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो जगह है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर क्या मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और जो न्यूट्रॉन है उसका चार्ज नेगेटिव होता है। यही सारी बातें जो है यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं जब आप इसको पढ़ेंगे। और इसमें से अगर आपको कोई भी सवाल होता है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, आपने ये याद रखना है। तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे उसका नाम था जे थॉमसन। ठीक है, ये 1897 AD की बात है, जिसमें क्या हुआ कि जब वो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट की स्टडी कर रहे थे, कैथोड रेज पढ़ रहे थे, तो ही कॉल्ड द कैथोड रेज बीम एज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उन्होंने जो कैथोड की रेज थी उन रेज को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन्स। देयर आफ्टर आपके पास उनके पास क्या हुआ? उनके पास एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में एक साइंटिस्ट थे मिलिकान। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट किया, कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो सिंपल यहाँ पे जो अब तक बात हुई इसमें क्या है कि जे थॉमसन ने 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। ठीक है, कैसे? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, जिसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। और उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया गया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू इन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कैलकुलेट किया। अब जो इलेक्ट्रॉन है हमने कहा कि वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड में मौजूद होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व इन ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब शेल। ठीक है, शेल्स के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन घूमता है। यूँ शेल बने हुए होते हैं सर्कल सर्कल, उसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन घूमता है। ऑक्यूपाई अबाउट 1 लाख टाइम ग्रेटर वॉल्यूम देन द न्यूक्लियस। यानी अगर एक एटम है, उस एटम में जितना न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का 1 लाख गुना ज़्यादा स्पेस जो है वो आपके पास ऑक्यूपाई करता है इलेक्ट्रॉन्स। यानी उस एटम के अंदर जो बाकी खाली हिस्सा जिसे हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह रहे हैं वो बेसिकली 1 लाख टाइम ग्रेटर जो वॉल्यूम है
वो रखता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स, और whose मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी जिसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम ही है प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों का जो चार्ज है वो तकरीबन इक्वल है, बट साइन का फ़र्क है। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज रखता है और जो प्रोटॉन है वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज रखता है। चूँकि ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो दी इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स, और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो जो ताकत है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये कौन एक्सर्ट करता है? ये प्रोटॉन करता है। तो प्रोटॉन एक तरह की फ़ोर्स लगाता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स कहते हैं, जो कि वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन कीप्स कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड न्यूक्लियस, और इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव भी कर रहे होते हैं, चूँकि जो आपके पास प्रोटॉन है वो एक तरीके से इनको अपने पास जो है एक फ़ोर्स के थ्रू अपनी तरफ रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। अब अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम प्रोटॉन से थोड़ा कंपेयर करें तो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नियर बाई 1836 टाइम लेस देन प्रोटॉन। यानी आप यूँ समझें कि एक तराजू पर अगर आप एक प्रोटॉन रखें और दूसरे तराजू पे अगर आप इलेक्ट्रॉन रखें तो आपको 1836 इलेक्ट्रॉन रखने होंगे, जो कि प्रोटॉन के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन का मास 1836 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और 1800, ठीक है, यहाँ पे लेस देन प्रोटॉन, एंड 1839 टाइम लेस देन न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन से कितना कम है इलेक्ट्रॉन? 1836 टाइम्स, और न्यूट्रॉन से 1839 टाइम्स जो है इसका वज़न कम है। मज़ीद अगर हम बात करें तो फिर हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक वास्ट टॉपिक है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम शेल्स को डिस्कस करते हैं। जो भी हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद होते हैं, शेल्स में मौजूद होते हैं। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बेसिकली आपको प्रेजेंस बताती है इलेक्ट्रॉन की, कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और फिर इसी तरीके से हमारे पास सब शेल होते हैं, यानी और शेल के अंदर भी मज़ीद शेल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और दिस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्ट्स द एटॉमिक स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। यानी वो ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है, यानी एक शेल में कितने हैं, फिर उसके सब शेल में कितने हैं, मतलब किस तरतीब से वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड और शेल के अंदर मौजूद है, ये बेसिकली जो है इफ़ेक्ट करता है। यानी इसी के ऊपर हर चीज़ का दारोमदार है, इसी के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि एटम की स्टेबिलिटी कितनी होगी, एटम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, एटम का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, इस तरह के बाकी दूसरे फैक्टर भी हैं जो इस पर डिपेंड करता है। और दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, और जो केमिकल बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड जो हम बनाते हैं, वो भी बेसिकली जो है वो इस पे ही डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में कितने हैं और सब शेल में कितने। तो दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको आप देखिएगा, इसमें कोई सवाल हो तो पूछिएगा। अब हम मूव करते हैं प्रोटॉन की तरफ। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, ठीक है, जो कि तमाम एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ये जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था उसका नाम गोल्डस्टीन था, जो कि 1886 में हुआ था, ठीक है। ये एक जर्मन फिजिशिस्ट थे जिन्होंने जो कैथोड क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब थी उसी के अंदर परफोरेटेड यानी उसी ट्यूब के अंदर उन्होंने कैथोड के अंदर होल किए थे, ठीक है, और होल करके इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। और इन्होंने ऑब्जर्व किया था दैट पॉजिटिव आयंस वर फॉर्म व्हेन कैथोड रेज हिट द गैसियस एटम इन डिस्चार्ज ट्यूब। यानी एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर कैथोड है एक तरफ, और वहाँ से अगर कोई रेज़ निकल रही हैं और वो रेज़ किसी गैसियस एटम यानी गैस से रिएक्ट करती हैं, तो रिएक्ट करके वो पॉजिटिव आयंस बनाती हैं, ठीक है, जिनको आगे जाकर रदरफोर्ड ने नाम दिया था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको आज हम प्रोटॉन कह रहे होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव जो है आयंस थे वो, ठीक है। जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने परफॉर्म किया था, उन्होंने नाम दिया था कि कोई पॉजिटिव आयंस है, ठीक है। फिर आगे जाके रदरफोर्ड ने उनको पॉजिटिव देखा कि उसके पॉजिटिव चार्ज है, तो उन्होंने उसको प्रोटॉन का नाम दिया। और हम मास की तो बात कर चुके हैं कि मास कितना होता है ऊपर प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का।
फिर यहाँ पे इन्होंने बताया गया कि द प्रोटोन ऑफ ऑल एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी जितने भी डिफरेंट तरह के भी अगर आप एटम्स ले लें, ठीक है, तो उसके भी जो आपके पास प्रोटॉन्स हैं वो क्या होंगे, तकरीबन आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। तो एटॉमिक नंबर एलिमेंट का जो है वो रिलेटेड ओनली टू प्रोटॉन, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो है, जो एटॉमिक नंबर कहते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, वो प्रोटॉन पे करता है। लेट सपोज करें एक इलेक्ट्रॉन, एक आपके पास एटम है, उस एटम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका मतलब ये है कि उस एटम के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो 12 है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, सही है। और इसी तरह जो मास है उस एटम का वो कैसे होगा, अगर आप उस एटम के प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन इन दोनों को जमा कर दें, लेट सपोज करें प्रोटॉन थे 12 और न्यूट्रॉन थे 8, तो इन दोनों को मैं जमा करूं तो बन जाता है 20, ठीक है। तो उस एटम का मास कितना हो गया, 20। तो अगर यहाँ पे मैं आपको दो बातें कहूँ, एक है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है कि टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इन एन एटम, एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और किसी एटम के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं वो इसका एटॉमिक मास है। और जो एटम का मास है 99.94% एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और ये दोनों हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। तो हैवी कौन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इस वजह से जो मास है वो न्यूक्लियस में ही होता है और टोटल 99% जो मास है एक एटम का वो इन दोनों पे डिपेंड करता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, चार्ज। जैसे मैं कहूँ कि भाई इसका चार्ज है +2, लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज +2 है तो प्रोटॉन का भी +2 ही हो, मतलब नंबर जो है वो 2 ही होगा, लेकिन प्रोटॉन का प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होगा। तो जो चार्ज है वो चेंज हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन जो आपके पास उसका नंबर है यानी 1 है 2 है वो क्या है, दोनों का सेम है, यानी उनका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, बट उनके जो मासेस हैं वो डिफरेंट है। और जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ये हमने याद रखना है। इसके बाद हम न्यूट्रॉन की कहानी पे आते हैं। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक की साइंटिस्ट है, ठीक है। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी 1932 में। तो जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसे एटम जो अपने अंदर से रेज़ निकालते हैं जो अल्फ़ा बीटा गैमा रेज़ होती हैं, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट किया था, यानी जिसके अंदर इन्होंने अल्फ़ा बीटा गैमा रेज़ यूज़ की थी। ही बॉम्बार्डेड अल्फ़ा पार्टिकल फ्रॉम पोलोनियम ऑन बेरिलियम, यानी इन्होंने बेरिलियम का एटम लिया और इस बेरिलियम के एटम के ऊपर उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो रिएक्ट करवाई। और ये अल्फ़ा पार्टिकल उन्होंने किस एटम से निकलवाई, पोलोनियम से। पोलोनियम एक ऐसा एटम है जिसके अंदर से रेज़ निकलती हैं, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुआ। तो पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके अंदर से इसने अल्फ़ा पार्टिकल निकाले और पार्टिकल निकाल कर इन्होंने बेरिलियम के ऊपर बेरिलियम के ऊपर वो पार्टिकल्स जो है वो छोड़ दिए, जिससे क्या हुआ कि एक धमाका हुआ, यानी बेरिलियम एक तरीके से रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से धमाका हुआ। एंड अ स्टेबल एलिमेंट एंड नोटेड द सम हाईली पेनिट्रेटिंग न्यूट्रल पार्टिकल्स वर प्रोड्यूस। और उस वक्त क्या हुआ कि एक न्यूट्रल पार्टिकल्स जो है वो निकले। अब अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो यहाँ देखें ये बेरिलियम है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल्स है। तो बेरिलियम को अल्फ़ा पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करवाया तो एक धमाका हुआ। तो देखो कोई भी चीज़ जब धमाका होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो राख में, कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बन गया कार्बन में, ठीक है, कार्बन बन गया। और कार्बन के साथ क्या निकले, एक न्यूट्रल पार्टिकल्स निकले, जिनको इन्होंने आगे जाके न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एटॉमिक मास, यानी हमने जैसे कहा कि एक एटम का मास उसके न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन जो है वो एक एटम के मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। न्यूट्रॉन ऑफ ऑल एलिमेंट हैव सेम नेचर एंड मास, जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उनके एलिमेंट का सेम नेचर होती है, सेम मास होता है। दे आर बॉम्बार्डेड विद ईच अदर, वो आपस में जो है दे आर बाउंडेड विद ईच अदर, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। प्रोटॉन बाय देयर न्यूक्लियर फोर्स, एक न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू, ठीक है। एंड व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने पीछे डिस्कस की, बिटवीन प्रोटॉन ओवरकम द न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल, फ्यूजन रिएक्शन इज अकर्ड। अब यहाँ पे जो एक बात की वो ये की है कि एक न्यूक्लियर फोर्स है जो इनको स्टेबल रखती है। अगर उस न्यूक्लियर फोर्स के अंदर कोई चेंज आ जाता है तो फिर एक एटम जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है।
ठीक है, और फिर उसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेज निकलती है। तो न्यूट्रॉन हायर स्लाइटर है प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन से भी न्यूट्रॉन हैवी है। तो आपने क्या याद रखना है कि न्यूट्रॉन भारी है, ठीक है, और उससे हल्का प्रोटॉन है, और सबसे जो हल्का आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने का, कि मास नंबर को अगर आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से माइनस करोगे तो आपको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखें इन्होंने मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास देखें 0 पॉइंट बहुत कम है, प्रोटॉन का 1.0073 और न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा 86 है, ठीक है। ये एटॉमिक मास यूनिट में इनका मास है, ये ग्राम में इसका मास है, ये चार्ज बताया हुआ है। देखें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम है, 1 है और ये भी 1 है, तो इसी वजह से कह रहे थे कि मैग्नीट्यूड सेम है। और इलेक्ट्रिक चार्ज देखें तो देखें उन दोनों का वो भी सेम है, बस माइनस और पॉजिटिव है। ये आपके पास चार्ज का डिफरेंस है। तो दैट इज़ बेसिकली आपके पास ये मौजूद है कि किस तरीके से जो है एक डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल है ये पूरा चैप्टर, तो हम इसी को ऐसे ही डिस्कस करेंगे। इसमें कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, और इसके बाद इस सवाल को हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है।